नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने वापस से फॉर्मर ग्लोरी में आ चुकी है। अब नालंदा यूनिवर्सिटी मानी जाती है विश्व की सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, यानी कि दूर दूर से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। इसके पास एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी था। आपको जान के हैरानी होगी, जब उस पुस्तकालय को नष्ट करने के लिए उस पर आग लगाई गई तो 3 महीने, दुखद रूप से 3 महीने लगे थे पूरे पुस्तकालय को जलने के लिए। और अब वापस से हमने नालंदा बना दी है, जो कि राजगीर, बिहार में थोड़े ही दूरी पर स्थित है, राजगीर के पास। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय ने नए परिसर उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के साथ भारत का स्वर्णिम युग शुरू होगा। अब नालंदा यूनिवर्सिटी अलग अलग रीजंस की वजह से अलग अलग वक्त पर इसके ऊपर हमला हुआ है। सारे रीजंस हम देखेंगे और नालंदा इतनी ज़रूरी क्यों है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ ये फ़ोटोग्राफ ली गई थी। इसमें बहुत सारे फॉरेन डिग्निटरीज़ भी आए थे। इस कार्यक्रम में 17 देशों के राजदूतों के साथ साथ केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इसके अलावा उद्घाटन से पहले प्राइम मिनिस्टर ने परिसर के 20 किलोमीटर से भी दूरी में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों का भी दौरा किया। वहीं पे उनके खंडहर भी है। केंद्रीय विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम सीखने के एक वैश्विक पुल के पुनर्द्वार को देखने के लिए यहाँ के जो अतीत की तुलना में संबंधों की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। और जब भी किसी भी राजा को, पुराने राजा को दूसरे राज्य पर हमला करना होता था तो 2 चीज़ें देखी जाती थी। एक, वहाँ पे जो शिक्षा का रूट है, जो शिक्षा का नोडल एजेंसी है, जो कि नालंदा रही है बहुत बार। तो जितने भी यहाँ पे अटैक्स हुए हैं नालंदा पे इसलिए हुए क्योंकि नोडल एजेंसी ऑफ एजुकेशन वो रही है। इसके अलावा मंदिरों पे या मस्जिदों पे या फिर किसी अन्य धर्मस्थल पर इसलिए हमला किया जाता था, बेसिकली कॉन्कर करने के लिए कि आपके एजुकेशन सिस्टम को हमने कॉन्कर कर लिया है, अब हम जो पढ़ाएंगे वो सही है, और आपके मंदिर, आपके मस्जिद, आपके चर्च, आपके जो भी जिस भी धर्म से जो धर्मस्थल संबंधित है उस पर अगर हमने हमला कर दिया है तो मान लीजिए अब आप 2nd क्लास सिटीज़न हो गए। इसीलिए इन जगहों पे हमला होता था। शिक्षा प्रशिक्षण के लिए बहुत अच्छा था। प्राचीन विश्वविद्यालय ने इतिहास की सराहना करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान शिक्षा के केंद्र के रूप में बनी है। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये याद रखना है कि ये किस अधिनियम के अंतर्गत आया, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी उठते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन उठेगा तो याद रखिएगा कि इसके लिए भारत के संसद ने अलग से एक अधिनियम लाया है, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010, ठीक है। यह अधिनियम दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट जो फिलीपींस में 2007 में हुआ था, और चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन थाईलैंड में जो 2009 में हुआ था, उसी के लिए गए निर्णयों, मतलब वहाँ पे निर्णय लिया गया था इसको लेके, उसी के लिए गए निर्णयों को लागू करने का आधार बनाया गया। इसकी शुरुआत 2014 में 14 छात्रों के साथ एक अस्थायी स्थान पर की गई थी। तब 2014 में एक अस्थायी स्थान पर पढ़ाया गया था। और फिर निर्माण कार्य इस यूनिवर्सिटी का कब शुरू हुआ? 2017 में शुरू हुआ। तो ऑलमोस्ट अब आप देख लीजिए 7 साल लग गए हैं। तो ये आपका मैप हमें शो कर रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय आखिरकार बना कहाँ है। अगर हम बात करें, ये राजगीर से उत्तर में बस 16 किलोमीटर की दूरी पे है, 16 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और ये बिहार में स्थित है। राजगीर से बस 16 किलोमीटर की उत्तर की दूरी में। और हमें पता है कि बिहार में कितने इम्पॉर्टेंट कल्चरल साइट्स हैं, चाहे आप बोध गया को ले लो, चाहे आप वैशाली को ले लो, चाहे आप पटना को ले लो, चाहे आप राजगीर को ले लो। तो बिहार ने बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ को जन्म दिया है, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी का मैनिफेस्टेशन ही था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा को दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में से एक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि नालंदा की स्थापना 5वीं और 6वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। नाला के खंडहर आधुनिक बिहार में स्थित हैं, जो राजधानी पटना से लगभग 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और राजगीर शहर से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गुप्त राज अशोक ने विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के लिए कुछ वास्तुकला का निर्माण किया था और अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि निर्माण कुमार गुप्त के शासन में हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि निर्माण किसके काल पे हुआ था, क्योंकि अगेन एक क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने से एक पता होना चाहिए कुमार गुप्त के शासन में हुआ था। कुमार गुप्त ने 415 से 55 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। कुमार गुप्त प्रथम एक उल्लेखनीय गुप्त सम्राट थे और जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान यहाँ पे शासन किया। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में भारत के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ये जरूर याद रखना है आपको। बौद्ध विद्वानों और राजाओं ने विश्वविद्यालय के संरक्षण दिया, माफ कीजिएगा, और बाद के वर्षों में पाल राजाओं ने भी इसका समर्थन किया। तो यहाँ पे गुप्त एवं पाल राजा दोनों इसको संरक्षण दे रहे थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि पाल इसके खिलाफ थे, नहीं, पाल राजा भी इसके साथ थे, मतलब वो चाहते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय आगे बढ़े। कई अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने अपने लेखों में नालंदा का साफ साफ उल्लेख किया है, चाहे वो यात्री ग्रीस के हों, चाहे वो चीन के हों, चाहे वो फारसी साम्राज्य से बिलोंग करते हों। चीनी यात्री और विद्वान हुएन सांग ने अपने विवरण में विश्वविद्यालय की संरचना के बारे में जानकारी दी थी और कहा था यहाँ पे 10,000 छात्र पढ़ते हैं। नालंदा के पुस्तकालय को धर्मगंज या धर्मगुंज भी कहा जाता है। इसका अर्थ था सत्य का खजाना। तो आप समझिए, जब इस सत्य के खजाने में आग लगी तो कितने सारे इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स, कितने इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हमने खो दिए होंगे। इसके अलावा यह पुस्तकालय बौद्ध धर्म के ज्ञान का एक बड़ा स्रोत निकला। बौद्ध धर्म का ज्ञान इम्पॉर्टेंट था। पर जैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय पतन की ओर बढ़ा, वैसे ही जब ये पतन हुआ, जैसे बुद्ध धर्म का पतन होने लगा, वैसे ही धीरे धीरे नालंदा का भी पतन होने लगा। साथ ही साथ इस भव्य इमारत में 90 लाख पुस्तकें और पांडुलिपियां को रखने की एक उल्लेखनीय क्षमता थी। इसकी विशालता इतनी ही थी कि बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में जगह आक्रमण हुआ और यहाँ पे आग लगा दी गई इस धर्म कुंज में। तो यहाँ पे इसको जलने के लिए दुखद रूप से 3 महीने का वक्त लगा। पहला हमला, अब इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे हमले हुए थे, एक हमला तो हुआ नहीं था, फेजेस में हुआ था। पहला हमला 455 और 470 ईस्वी के बीच में हुआ था, जब हुणों ने गुप्त साम्राज्य के सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान नालंदा पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे याद रखिएगा किसके समय पे सबसे पहला हुआ था, हुणों ने किया था। और यहाँ पे पहले शासन किसके अंतर्गत हो रहा था, यहाँ पे ये जो हमला हुआ था किसका शासनकाल चल रहा था, समुद्रगुप्त का चल रहा था। इस हमले के पीछे का प्रमुख उद्देश्य लूटपाट थी बस, हालांकि नुकसान गंभीर इस समय नहीं था। इसके अलावा दूसरा हमला 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। यहाँ बंगाल के सम्राट गौड़स राजवंश ने कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के साथ राजनीतिक तनाव के कारण नालंदा को निशाना बनाया था। तो अगर जो लोग बोलते हैं कि मुसलमान ही हिंदुओं के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स या फिर सिग्निफिकेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को निशाना बनाते थे, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उस समय पे रिलीजन का बेसिस उससे ज़्यादा साम्राज्य का बेसिस चलता था। चाहे वो किसी भी साम्राज्य के हो, अगर आपको साम्राज्य की शक्ति दिखानी है तो दूसरे साम्राज्य के मेन पॉइंट्स को आपको अटैक करना पड़ता था। यह हमला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित था, जिसके कारण कुछ विनाश हुआ। हालांकि हर्षवर्धन के प्रयासों से विश्वविद्यालय का फिर से एक पुनर्निर्माण हुआ, जिससे नालंदा वैश्विक ज्ञान प्रसार ने अपने मिशन को जारी रखने में सक्षम हुआ। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही विश्वविद्यालय का भी पतन शुरू हो गया। 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर तुर्की आक्रमण के बाद भारत में कई स्थल नष्ट हो गए, जिसमें से नालंदा भी एक थी। 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कार्यरत एक सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा विनाशकारी हमले का सामना करना पड़ा और ये सबसे ज़्यादा गंभीर पतन था। विश्वविद्यालय पर पिछले हमले के विपरीत यह आक्रमण विशेष रूप से घातक रहा और इसने शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा की प्रमुखता को समाप्त कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी नहीं फॉलो करते थे। इनका रिलीजन अकॉर्डिंग टू देम वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो जो भी चीज़ें इनके रिलीजन के विपरीत, मतलब इनके रिलीजन के अलावा कोई रिलीजन अगर
पढ़ाना चाह रहा है तो वो गलत मानते थे। 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने बिहार के प्राचीन विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का सुझाव दिया था, तो ये भी याद रखिएगा। उसी वर्ष सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार के समक्ष नालंदा भी नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाना है, उसका भी प्रस्ताव या प्रपोजल लेके आए थे। नालंदा प्रस्ताव नाम था, तो सिंगापुर लेके आया था, ये याद रखिएगा। जल्दी प्राचीन विश्वविद्यालयों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत, सिंगापुर, चीन और अन्य राष्ट्रों द्वारा काम शुरू हो गया। इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण कदम तब आगे बढ़ाया गया जब नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 को भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। तो यहाँ पे इसी अधिनियम के अंतर्गत ये बना है। इस अधिनियम के नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी ढांचा भी प्रदान किया। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय ने लगभग 800 वर्षों के बाद काम शुरू किया गया। तो 2014 में जब अस्थायी रूप से यहाँ पढ़ाना शुरू किया गया बच्चों को, उसके बाद से समझो 800 साल बाद ये हुआ है। बहुत बड़ी बात है। पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय का उद्देश्य विविध शिक्षण मिले, यहाँ अनुसंधान मिले, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का माहौल मिले और एक तरह से कल्चरल आइडेंटिटी जो भी इंडिया की है वो भी रिस्टोर हो वर्ल्ड में। यह शैक्षणिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करता है और दुनिया भर के विद्वानों और छात्रों को सहयोगात्मक ज्ञान सृजन करने में संलग्न होने के लिए भी प्रोत्साहन देता है। ठीक है, चलिए अगर हम पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो इस समिट के बारे में भी जानते हैं। वर्ष 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक संवाद एवं सहयोग हेतु 18 क्षेत्रीय नेताओं या देशों का एक मंच है। सर्वप्रथम वर्ष 1991 में पूर्वी एशिया समूह के अवधारणा की तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रथम शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। फिर कुआलालंपुर घोषणा आई, पूर्व एशिया में शांति आर्थिक समृद्धि की बात हुई इसमें। साथ ही साथ भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्यों में भी शामिल हो गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की सदस्यता की बात करें तो इसमें आसियान के 10 देश शामिल हैं, जैसे कि ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। साथ ही साथ 8 सदस्य देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत और न्यूजीलैंड, साथ ही साथ कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। तो कभी कभी हो सकता है ईस्ट एशिया समिट से मेंबर्स ऑफ आसियान के अलावा भी और 8 मेंबर कौन से हैं वो आपको बताना पड़े। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य विश्व के लगभग 54% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 58% की भागीदारी है। और अगर हम बात करें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की, तो ये एक आसियान केंद्रित मंच है, यानी कि यहाँ पे मेन जो कंट्रीज़ हैं वो कौन सी कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो एक मेंस का क्वेश्चन देख लो। हाल ही में पुनर्निर्माण किए गए नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व बताते हुए इस बात पर चर्चा कीजिए कि भारतीय विदेश नीति ने सॉफ्ट पावर के रूप में कहाँ तक उपयोगी ये हो सकता है, ये कहाँ तक उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम वर्ष 1991 में पूर्वी एशिया समूह की अवधारणा को तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रथम शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आज हमारा लास्ट डेट है ऑफ बम्पर बिग समर सेल जो हमारी चल रही है। 20 जून आज लास्ट डेट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को हमारे किसी भी कोर्स यूपीएससी, यूपीपीएससी या कोई भी कोर्स लेना चाहता है जो ऑनलाइन है या लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, वो 90% तक की छूट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अतिरिक्त 13% तक की छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसका ज़रूर लाभ उठाएं। धन्यवाद।